जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का पाठ तीसरा संपूर्ण क्रांति, इस पाठ का हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शत्रु सरकार का निकम्मापन व जनता के अधिकारों का हनन करने वाला है। कहने का मतलब, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है सरकार का निकम्मापन है, और जो जनता के अधिकारों का हनन करता है, जनता के अधिकारों को जो दबाता है, सबसे बड़ा दुश्मन वह है। अगला नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वे साफ कहते हैं उन्हें नेता नहीं बनना है। जयप्रकाश नारायण जो है वे कहते हैं कि उन्हें नेता नहीं बनना है। मुझे यह भी मंजूर नहीं है कि कोई मुझे डिटेक्ट करे कि जयप्रकाश तुम्हें यह करना है। मतलब जयप्रकाश नारायण कहते हैं मुझे यह भी कोई व्यक्ति न कहे कि तुम्हें यह इस काम को करना है। यह कहते हैं कि मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। अगर मुझे ऐसा अगर कोई आदेश दे, कोई मुझे अगर ऐसा बोलता है, तो मैं जो मैं नेतृत्व कर रहा हूँ इसको मैं छोड़ दूंगा। एक बात उन्होंने और कही, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम सबका सलाह जरूर लेंगे, लेकिन तालियां नहीं। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात मैं भी सुनूंगा। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि आप जो है हमारी बात को सुनिए, हम भी आपकी बातों को सुनेंगे। जितनी भी समय मेरे पास होगी मैं छात्रों की बात समझूंगा। जयप्रकाश नारायण कहते कि जितना भी समय मेरे पास होगा वह मैं उसमें हम क्या करेंगे? छात्रों की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनसे बहस करूंगा और अधिक से अधिक बातें स्वीकार भी करूंगा। और छात्रों से बहस करूंगा और अधिक से अधिक उसकी बातों को मैं स्वीकार भी करूंगा। सबको आज्ञा माननी ही होगी। और जयप्रकाश नारायण जो कहेंगे उसका आज्ञा जो है वह सभी को मानना ही पड़ेगा, तभी इसका नेतृत्व का कुछ मतलब बनता है। तभी जो जयप्रकाश नारायण जो है नेतृत्व कर रहे हैं, तभी उसका कोई फायदा होगा। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमेरिका प्रवास के दौरान जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट थे। वह लेनिन और स्टालिन का समय था। 1924 में लेनिन मारे गए थे। 1924 में ही जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बन गए। मार्क्सवाद के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले। एक रात को एक रशियन टेलर के घर रोज क्लास लेते थे। वहाँ जब वे लौटते तो घोर कम्युनिस्ट थे। जब कम्युनिस्ट होकर वे भी अपने को कांग्रेस से अलग थलग नहीं रख सके, आज़ादी की लड़ाई में भाग ले लेना था। कहने का मतलब कि जयप्रकाश नारायण जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों ज्वाइन नहीं किए, कम्युनिस्ट पार्टी में जो है वे शामिल क्यों नहीं हुए? तो उस समय अमेरिका परिवेश में जो है जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट माने जाते थे। वे 1924 में लेनिन और टटास्की का समय माना जाता है, और 1924 में ही उसकी
मृत्यु हो जाती है, किसकी? लेनिन की। उसके बाद 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बन जाते हैं और मार्क्सवादी के सभी ग्रंथों को वह पढ़ जाते हैं। रात में वह जो है रशियन टेलर के घर जाकर क्लास लेते हैं और वहाँ से जब वह लौटते हैं तो वह घोर कम्युनिस्ट रहते हैं। कम्युनिस्ट होकर वे अपने को अलग नहीं रख पाते और अंत में जो है वह भारत की आज़ादी में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न, अगला जो प्रश्न है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट कर। इसमें जो प्रसंग दिया हुआ है उसको स्पष्ट करना। प्रसंग क्या है देखिए, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। जयप्रकाश नारायण का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग सब दुश्मन है जो जनता के शांति में, अगर जनता कोई आराम से अगर कोई कार्यक्रम कोई सभा का गठन कर रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, चलिए हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते क्या होगा इसका उत्तर। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से लिया गया है। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? जयप्रकाश नारायण के जो संपूर्ण क्रांति शीर्षक है उससे लिया गया है। इस पंक्ति में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मन का वर्णन किया। इस पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जो है वो लोकतंत्र का जो दुश्मन है उसके बारे में बताए हैं। जयप्रकाश सरकार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वह लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का शांतिमय सभा करने का अधिकार है। जयप्रकाश नारायण जो है वह सरकार की आलोचना करते हुए कहते हैं कि भारत में जो है वह यहाँ लोकतंत्र मौजूद है और लोकतंत्र में जो है व्यक्ति शांतिमय तरीका से सभा कर सकता है, बैठक कर सकता है। यदि सरकार यह सब करने से रोकती है तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाती है तो यह सरकार की निकम्मापन है। अगर ऐसा करने से अगर सरकार जो है मना कर रही है तो वह सरकार क्या है? नाकाम सरकार है, बेकार सरकार है। अगला व्याख्या क्या है देखिए, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतिया से झगड़ा है, सिद्धांत से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमें जो है उनकी नीति से लड़ाई है, उनकी सिद्धांतों से लड़ाई है। तो प्रस्तुत वाक्य जो है जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इस वाक्य से जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, हमें नीतियां से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगा उसका हम विरोध करेंगे। मतलब जयप्रकाश नारायण जो है वे कहना चाहते हैं कि हमें किसी पार्टिकुलर किसी खास व्यक्ति से झगड़ा लड़ाई नहीं है। अगर वह व्यक्ति अगर उसकी सिद्धांत कार्य करने की जो सिद्धांत है वह गलत है तो गलत है, उसका हम विरोध करेंगे ही करेंगे। अगला नंबर प्रश्न 5वां नंबर, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बापू और नेहरू में महानता छिपी हुई थी। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है बापू और नेहरू में क्या था? महानता छिपा हुआ था। उनकी महानता यह थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बापू और नेहरू के अंदर जो आलोचना था वो उसको काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त करते थे, जिसके कारण उसके अंदर महानता छिपी हुई थी। वे आलोचकों का सम्मान करते थे और वे आलोचकों को समझा बुझाकर साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। और जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि महात्मा गांधी और नेहरू जो है वो आलोचकों को हमेशा अपने साथ समझा बुझा कर रखते थे और अपने साथ उसको विश्वास दिलाते थे, अपने साथ उसको लेकर चलते थे। अगला नंबर प्रश्न, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार जो है वो आखिर उत्पन्न कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है? क्या आप जयप्रकाश नारायण की बातों से आप सहमत हैं? अगर है सहमत तो इसको जो है भ्रष्टाचार को हम दूर कैसे करेंगे? चलिए इसका उत्तर देखते क्या होगा।
इसका मूल सरकारी नीतियों की उत्तरदायी है। भ्रष्टाचार की जड़ जो है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? सरकारी जो नीतियां है वह सबसे बड़ा इसका जिम्मेवार है। इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। मतलब भ्रष्टाचार जो है सरकार की नीति के कारण ही क्या है, देश में भूखमरी है, महंगाई है, महंगाई है और रिश्वतखोरी है। यह सब जो है सरकार की नीतियां के कारण है। सरकारी बिना रिश्वत से कोई काम नहीं होता। यहाँ जो है बिना रिश्वत बिना घूसखोरी का कोई काम नहीं होता है। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है। मतलब सभी जगह पे क्या है? घूसखोरी, सभी जगह पे घूसखोरी होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दबा हुआ है और सब जगह जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है उसके नीचे जनता जो है वह दब चुका है। जैसे कि शिक्षण संस्थान तक भी भ्रष्ट हो गए हैं, फिर भी बच्चा क्या है? फिर भी बचा क्या है? जब जो हमारे जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पे बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं वह भी तो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ चुका है, तो अब क्या बच गया है? युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ भ्रष्टाचार न पसरा हो। और हमारा जो युवा पीढ़ी है वह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आ गया। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं फैला हो। जैसे पुलिस विभाग में, सड़क पर, गांव में, अस्पताल में, यह सभी जगह पे क्या है? भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगला नंबर प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में जो है कैसा संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। मतलब दल विहीन जो लोकतंत्र है उसकी कल्पना क्या है? सर्वोदय। काफी उसकी सिद्धांत जो है काफी अच्छी मानी जाती है। उसकी मान्यता है ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधि स्थापित हो सकता है। उसका मानना है कि ग्रामीण जो सभा है उसके आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित किया जा सकता है। लेकिन मार्क्सवाद भी दल विहीन लोकतंत्र का हिमायती है। मार्क्सवाद भी जो है वह दल विहीन लोकतंत्र का क्या हिमायती, मतलब उसी जैसा है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है और यह लोकतंत्र का एक मूल उद्देश्य भी माना जाता है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है उसी मात्रा में राज्य की अस्तित्व घूमता जाता है। कहने का मतलब समाज जैसे जैसे जो है साम्यवाद की ओर बढ़ता है वैसे वैसे राज्य का अस्तित्व जो है वह भी उसमें मिलता हुआ चला जाता है। अगला नंबर प्रश्न, संघर्ष समितियां से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? संघर्ष जो समिति है उससे जो है जयप्रकाश नारायण की क्या उपेक्षा है, वह क्या उपेक्षा जताते हैं? चलिए इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। संघर्ष समितियों जनता या छात्रों की होगी। संघर्ष की समिति जो है वह किसका है? जनता या छात्र की है। उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। उनका जो कार्य है वह केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है बल्कि उनका काम जो है वह समाज के हर अन्याय, अनीति
जो भी गलत समाज में जो भी गलत हो रहा है सबका विरोध करना होगा। इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य होगा और यह जो समिति है इसके लिए बराबर को एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। कर्मचारी की ही पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार से जो घूसखोरी करता हो उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे वह कर्मचारी हो चाहे वह पुलिस विभाग में हो, अगर कोई घूसखोरी का कार्य करे तो उसके खिलाफ संघर्ष होगा, आवाज़ उठाया जाएगा। गांव में तरह तरह के हो रहे अन्यायों को भी समितियां रोकेगी और यह छात्र और जनता की जो समिति है गांव में जहां गलत हो रहा है उसको भी यह समिति क्या करेगी, रोकने का प्रयास करेगी, रोकेगी। अंतिम नंबर प्रश्न, दिनकर जी का निर्धन किन परिस्थिति में हुआ था? दिनकर जी का निर्धन जो है वह किन परिस्थिति में हुआ था? जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए उसी रात को रामनाथ गोयनका के घर पे वह मेहमान थे। जब दिनकर जी जो है जयप्रकाश नारायण के घर से विदा हुए उसके बाद वह जो है रामनाथ गोयनका के घर पे मेहमान के रूप में रात को ठहरे। रात को दिल का दौरा पड़ा। दिनकर जी को जो है रात में दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में रामनाथ गोयनका ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और जब उनको दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा तो रामनाथ गोयनका जो है वह 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचा दिए। वहाँ डॉक्टर पूर्ण सामान लेकर तैयार थे, वहाँ डॉक्टर पूरी सामग्री के साथ तैयार था, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निर्धन हो गया दिनांक 24 अप्रैल 1974 को। और दिनकर जी का दिल जो है वह फिर से जिंदा नहीं हो पाया और उसी रात में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ था।